अभी सिंपल एवरेज ग्रोथ हमने कर लिया, टाइम सीरीज स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट डेटा को यूज करेंगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे कि हम पहले एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, फिर हमने सिंपल एवरेज ग्रोथ पे चले गए थे। तो और लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पास डेफिशिएंसी थी ना लीनियर रिग्रेशन में या लीस्ट स्क्वायर मेथड में, हम कह रहे थे कि हम डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे थे प्राइस की बेस पर। तो एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा था दूसरे वेरिएबल पर, और फिर हमने यही उसकी एक वीकनेस आइडेंटिफाई की। हमने कहा यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करे, क्योंकि डिमांड कुछ और फैक्टर्स पे भी तो डिपेंड कर सकती है। लेकिन वो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड था वो दूसरे दीगर जो फैक्टर थे उनको इग्नोर कर देता था। तो यही एक वीकनेस थी। अब टाइम सीरीज में हम अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे करेंगे तो पास्ट डेटा की बेस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन। लेकिन दो चीजें हमारे पास थी, उनको हमने कवर करना है। एक तो ओल्ड डेटा, अगर आपको याद हो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने आपको दो वीकनेसेस बताई थी। एक मैंने कहा था कि वो वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जो कि इट्स नॉट रियलिस्टिक। और एक मैंने आपसे कहा था कि वो ओल्ड डेटा को यूज कर रहा है। अब ओल्ड डेटा को यूज तो हमने अभी भी करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यार ओल्ड डेटा को, बाज दफा पुराना डेटा इररेलेवेंट हो जाता है, तो क्या हम उसको इग्नोर कर दें? हाँ जी, इग्नोर कर दें। तो अगर उस पुराने को इग्नोर कर दें तो फिर आगे को कैसे लेके चलेंगे? तो अब पुराना डेटा का एक बड़ा एक डिलेमा बन जाता है कि पुराने डेटे के बगैर काम चलता भी नहीं है, और पुराना डेटा को इस्तेमाल करते हुए डर भी लगता है। डर ये लगता है कि यार ये तो पुराना है और कहीं बहुत पुराना ना हो जाए, और अगर ये ना इस्तेमाल करूं तो फिर क्या करूं? तो मुझे पुराना डेटा को यूज करना है, लेकिन ऐसे यूज करना है कि उसमें जो ज्यादा पुराना डेटा है उसको फारिग कर दूं, जो ज्यादा ओल्ड डेटा है उसको कुछ ना कुछ नॉर्मल आउट कर दूं। एक तो मैंने ये करना है, और दूसरा, वो जो मेरी डिपेंडेंसी थी ना एक वेरिएबल पे, क्योंकि मैंने कहा था कि यार डिमांड सिर्फ प्राइस पे तो डिपेंड नहीं कर रही। आइसक्रीम की प्राइस जितनी मर्जी कम कर दो, सर्दियों में नहीं बिकेगी भाई, सर्दियों में नीचे जानी ही जानी है डिमांड। तो वो हमने जो अदर फैक्टर्स थे उनको भी कंसिडर करना है। तो टाइम सीरीज मेथड इस हिसाब से वो लीस्ट स्क्वायर से बेहतर है, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर में दो ऐसे इश्यूज थे जो कि हमें पता था कि यार एक तो ये ओल्ड डेटा का मसला, और दूसरा सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंस का मसला, कि सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहां पे हम उन दोनों को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे अभी देखते हैं। तो किन सिनेरियोज में हम यूज करेंगे जी टाइम सीरीज? यूज करेंगे वही सिनेरियोज हैं टिपिकल, आउटपुट एट अ फैक्ट्री, मंथली सेल्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स वगैरह वगैरह। वही चीजें जो हम उधर यूज करते थे उनको यूज करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये अब स्ट्रेट लाइन आती है। पहले मैं आपको यहां पे जाने से पहले एक चीज बताऊं। पता है क्या होता है? मैं आपको ये जो आप देखते हो ना कर्व, बहुत दफा आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे होते हो। अब स्ट्रेट लाइन तो दुनिया में कभी होती नहीं है। असल में ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करीब से आकर देखो तो वैल्यूज ऊपर नीचे जा रही होती है, और स्ट्रेट लाइन उनके दरमियान से गुजर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपसे ये कहा कि 2011 में, या चलो 2011 बहुत पुरानी बात हो जाती है, मैं दिमाग मेरा किधर अटका हुआ है अभी तक, 2020 की सेल्स और 2021 की सेल्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। 2020 में हमारी सेल्स थी 5 मिलियन, 2021 में हमारी सेल्स थी 6 मिलियन। अब ये तो हमें नजर आ रहा है कि 2021 में सेल्स ज्यादा है, लेकिन क्या आपके ख्याल में 2021 के हर दिन की सेल 2020 के हर दिन से ज्यादा होगी? मिसाल के तौर पे जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की सेल, अप्रैल की सेल, क्या ये सेल्स मुसलसल बढ़ रही हैं? हमने ये तो पता लगा लिया कि 2020 से 2021 में जब जा रहे हैं तो सेल्स ऊपर जा रही हैं। तो क्या हर महीने की सेल बढ़ रही है? तो उसका जवाब है कि नहीं, बिजनेस में हर महीने की सेल नहीं बढ़ेगी। अगरचे 2021 में सेल ज्यादा है, लेकिन बहरहाल आपके पास सेल्स ऐसे चलती हैं, कुछ महीनों में ज्यादा होएंगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज्यादा होएगी, फिर कम होएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई सीजन आ रहा होता है। हर बिजनेस में सीजन है। मैंने 5 दफा आइसक्रीम का जिक्र कर दिया है, तो ये नहीं है कि सिर्फ आइसक्रीम में ही सीजन है। मेरे भाई, एजुकेशन का भी सीजन होता है।
वेडिंग्स का, शादियों का भी सीजन होता है, गोश्त का, मीट का भी सीजन है। गर्मियों में लोग मीट कम खाते हैं, सर्दियों में ज्यादा खाते हैं। हर चीज का सीजन है। वेकेशंस का सीजन है, एयरलाइंस का सीजन है। कुछ दिनों में एयरलाइंस की टिकट्स बहुत सस्ती हैं, कुछ दिनों में महंगी हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका सीजन ना हो। तो बिजनेस में कभी सेल्स ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो फिर इनके दरमियान में से आप लाइन गुजारते थे। अच्छा, ये जब आप देखते हो ना, इसको मैं कहता हूं कि ये आपने देख लिया है एनुअल बेस पर, कि जी 2010 में सेल्स, 2011 में, 2012 में, 2013 में। जब आप थोड़ा सा करीब आकर देखते हो ना, मिसाल के तौर पे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो इसको मैं बहुत दूर से देख रहा था। आई वॉज सीइंग इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब मैं थोड़ा सा करीब आया तो मुझे लगा कि यार ये लाइन स्ट्रेट नहीं थी, असल में तो ये कर्व था। और अगर मैं इसके मजीद करीब आ जाऊं और यहां पे लिख दूं मंथ के ऊपर, जनवरी में फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जनवरी, सेकेंड ऑफ जनवरी, थर्ड ऑफ जनवरी, फोर्थ ऑफ जनवरी, तो यही जो मेरा कर्व है ना, ये पता मुझे कैसे नजर आएगा? ये मुझे ऐसे नजर आएगा। कभी आपने अगर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखा हो, स्टॉक मार्केट्स की मूवमेंट्स देखी हो, तो वो आपको ऐसे नजर आती है। तो फिर आप क्या करते हो? जब बहुत करीब से देख रहा हूं माइक्रोस्कोपिक, तो मुझे ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा पीछे हुआ तो वो स्मूथ आउट हो जाता है, ये स्मूथिंग हो जाती है इसके दरमियान। और जब थोड़ा सा मजीद पीछे से आके देखा तो फिर ये ऐसे नजर आता है। तो ये चीज तो आप समझ लें कि आपके पास रेगुलर मूवमेंट्स, यानी ये नहीं है कि मेरी जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक सेल ऊपर ही जा रही है। ऐसा नहीं होगा। जनवरी के महीने में ही कुछ दिनों में सेल ज्यादा होगी, कुछ दिनों में सेल कम होगी। फिर फरवरी के महीने में कुछ दिनों में सेल ज्यादा होगी, कुछ दिनों में कम होगी। मार्च के महीने में भी ऐसे ही होगा। तो पहले तो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि जो आपका एक्चुअल डेली बेस्ड डेटा होगा ना, कभी स्टॉक मार्केट का डेटा डेली बेस मिलता है, वो हमेशा आपको ऐसे नजर आएगा। फिर आप उसके दरमियान स्मूथिंग करते हो, और फिर ये जो आपने स्मूथिंग की, इसके दरमियान में से लाइन गुजारते हो ताकि आपको एनुअल ट्रेंड नजर आ जाए। तो ये जो आपने लाइन गुजारते हो ना, इसको आप ट्रेंड कहते हो। अब देखो, ट्रेंड से क्या मुराद है? ट्रेंड से मुराद ये है कि मैं ओवरऑल तो ऊपर ही जा रहा हूं, एज अ ट्रेंड हम ऊपर ही जा रहे हैं। कुछ दिनों में कम भी होगा, कुछ दिनों में ज्यादा भी होगा, लेकिन ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है? ऑन एवरेज, ट्रेंड मींस ऑन एवरेज। आपका पैटर्न क्या है? पैटर्न ये जी हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज ही ऊपर जा रहे हैं। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए नेट इंपैक्ट ऊपर ही जा रहे हैं। तो अब आपके जहन में आता है सवाल कि सर ये ऐसे क्यों मूव करता है, क्यों कुछ दफा ज्यादा कुछ दफा कम? तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो हमने कहा जी ट्रेंड लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको ट्रेंड लाइन कह देते हैं। आपका कभी भी जब आप फोरकास्ट आपने वाई की करनी है, इससे पहले आप वाई की फोरकास्ट एक्स की बेस पे कर रहे थे, एक वेरिएबल की बेस पे। तो अब मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल की बेस पे नहीं करना, टाइम सीरीज तो लिया ही इसलिए था कि कुछ ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए, ताकि कुछ और चीजें भी कंसिडर हो जाए। एक तो मेरा ट्रेंड है कि यार ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आपको समझ आएगी बात। हमें पता है कि वक्त गुजरते साथ साथ आजकल बाहर से, रेस्टोरेंट से खाना खाना का ट्रेंड ज्यादा है। फिर ऑर्डरिंग का भी ट्रेंड ज्यादा है, होम डिलीवरी कुकिंग। आपको शायद थोड़ी सी हैरानी हो, आजकल के स्टूडेंट्स तो आप लोग समझते भी नहीं होंगे इन बातों को। देखिए, मैं अब तकरीबन 50 ईयर्स का हो गया हूं। मैं आज से कोई 35 साल पहले चला जाऊं ना, जब आई वॉज 15, 16 एंड आई वॉज इन स्कूल, और फिर जब मैं कॉलेज में भी हम चले गए, तो यकीन माने बाहर से खाना खाने का कोई इतना रवाज नहीं था। महीने में कोई एक दफा ही बाहर खाना खा लिया तो खा लिया। और बाहर से खाना खाने पे पेरेंट्स जो थे वो खफा भी होते थे कि खाना घर में। और कई दफा ऐसा होता था कि अगर मेरे पेरेंट्स ने भी इजाजत दे दी है, तो मेरे दूसरे बड़े जो हैं, बड़ों ने आके घर में कई दफा कह देना
इवन मेरे पेरेंट को कह, मेरे अब्बू को कह देना कि अली ये बच्चे क्यों बाहर से खाना खाने गए आज, घर में खाना तो पका हुआ था। यानी मेरे अब्बा को कह रहे हैं, मेरे दूसरे बड़े घर के। तो एक वक्त था कि वो ट्रेंड नहीं था, समझा जाता था कि यार घर में खाना पकाएगा, घर में खाना खाएंगे। बाहर से खाने की एक वो वेस्टेज समझी जाती थी कि जी पैसे का जिया है, फिर समझ आता है कि अच्छी हैबिट भी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होता गया। जब हम 20, 22, 25 के हो गए तो हम लोगों ने ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर खाना शुरू कर दिया, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा। और मेरे ख्याल में अब तो लोग जो है हफ्ते में 6 दिन ही बाहर खाना खा रहे होते हैं, या दोपहर का या रात का। तो अगर हम कहें कि ट्रेंड, बाहर से खाना खाने का ट्रेंड ओवर द ईयर्स, इसमें कोई चेंज आया, तो आप कहते हैं जी ओवरऑल तो ट्रेंड में इंक्रीज है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग, पहले इतने रेस्टोरेंट होते भी नहीं थे, यकीन माने थोड़े होते थे। अब तो जितने आपके पास सुपर स्टोर खुले में दुकानें, उनसे ज्यादा रेस्टोरेंट है हर सड़क पर। एक सड़क पे अब आपको जो है वो सब्जी की एक दुकान मिलेगी, गोश्त की एक दुकान मिलेगी, और रेस्टोरेंट आपको 4 मिल जाते हैं। क्योंकि लोग सब्जी और गोश्त कम खरीद रहे हैं, पका पकाया रेस्टोरेंट से खाना ज्यादा ला रहे हैं। तो एनीवेज, ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है, ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन क्या ये हर महीने ही ऊपर जा रहा है? नहीं, हर महीने ऊपर नहीं जाता, क्योंकि कुछ मंथ्स में रेस्टोरेंट्स का बिजनेस नीचे गिर जाता है। कौन से मंथ्स में नीचे गिरता है जी? रमजान में नीचे गिर जाएगा रेस्टोरेंट का बिजनेस। या हो सकता है वेदर कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बारिश हुई भी है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। ओवरऑल ट्रेंड ये है कि रेस्टोरेंट बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा, कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर भी जाएगा। तो हमने इन दूसरे फैक्टर्स को देखना है। तो एक तो है हमारा ट्रेंड, और ये ट्रेंड के साथ कुछ और चीजें हैं जिनको हमने इग्नोर नहीं करना। एक हम लिखते हैं सीजन, इसको हम कहते हैं सीजन, सीजन्स। और इसके लिए आप एक वर्ड यूज करोगे, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन, कि यार ट्रेंड तो है, लेकिन ट्रेंड को इंपैक्ट करेगी सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड तो है इंक्रीज की तरफ, लेकिन ट्रेंड को इंपैक्ट करेगी सीजनल वेरिएशन। जिस तरह कुछ महीनों में, हर बिजनेस का मैंने आपको बोला अपना सीजन होता है। कुछ बिजनेस में समर में बूम आ रहा है, विंटर में फॉल आ रहा है, कुछ में विंटर में बूम आ रहा है, समर में फॉल आ रहा है। तो एक तो आपका ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन कभी कभी आप नीचे गिरोगे या आप ऊपर जाओगे बिकॉज ऑफ योर सीजनल वेरिएशन। तो एस का, तो हमने ये देखा कि हमारा जो वाई है वो एक्चुअली सिर्फ ट्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वाई डिपेंड करता है ट्रेंड प्लस सीजन के ऊपर। इसके बाद एक और वेरिएबल हमने यहां पे लिखा, उसको हमने कह दिया सी। सी से मुराद है साइकिल, साइकिल्स। बिजनेस के साइकिल होते हैं, इसको आप कहते हैं सिक्लिकल वेरिएशन, सिक्लिकल वेरिएशंस। अच्छा, साइकिल क्या है? याद रखना, साइकिल भी बिजनेस के अप और डाउन है, लेकिन सीजन जो होता है वो एक साल में 2, 3, 4 सीजन हो सकते हैं। सीजन एक शॉर्ट पीरियड होता है, हर साल में 2 या 3 या 4 सीजन्स बनते हैं हर बिजनेस के। साइकिल जो होता है वो एक लॉन्गर पीरियड होता है। आप समझ लो किसी इकोनॉमी का, कि कोई इकोनॉमी है वो 2, 3 साल ग्रो करेगी, फिर नीचे गिरेगी। किसी एक कंट्री में भी हो सकता है, किसी एक इंडस्ट्री में भी हो सकता है। तो साइकिल जो है, इट्स अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड मूवमेंट, और ये बहुत दफा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इट्स अ लॉन्गर पीरियड मूवमेंट। अभी कभी कोई जैसे आप कह लो कि साइकिल्स आते हैं बिजनेस में, इकोनॉमीज में ग्रोथ ऊपर होती है। ऑयल इंडस्ट्री में आपने देखा कभी ऑयल बूम पे चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो ये एक साइकिल्स है। और चौथा जो है, इसको आप कहते हो रैंडम, आर, रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में पैदा हो जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, उसकी वजह से एक बिजनेस में एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशंस ग्लोबली पैदा हो गई हैं। इससे पहले कोविड आया हुआ था, कोविड ने एकदम से सारी दुनिया को अनएक्सपेक्टेड चीजों पे लगा दिया। तो हमने ये कहा कि हमारा जो वाई है, जो कि हमने प्रिडिक्ट करना है, ये 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। एक तो ओवरऑल ये बिजनेस, इसका ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिर इस ट्रेंड को इंपैक्ट करेगा सीजन, फिर इसको इंपैक्ट करेगा साइकिल, फिर इसको इंपैक्ट करेगा रैंडम वेरिएशन। उसके बाद हमने कहा कि यार ये जो रैंडम वेरिएशन है,
कि यूक्रेन और रशिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोविड एकदम से आ गया या नहीं आ गया, तो रैंडम तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। रैंडम तो इट्स अ सडन और सडन अनसर्टन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करें, इसका हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि ये हो भी सकता है। हमें क्या पता था 2020 में या 2019 में कि कोविड आ जाएगा, तो हम 2019 में बैठ के कोविड की एक्सपेक्टेशन तो नहीं लगा रहे थे ना, वो तो एकदम से सर पे आके पड़ गया। और 2021 में हमें क्या पता था कि रशिया यूक्रेन पे वॉर इन्फ्लिक्ट कर देगा, तो हमने तो उसको सोचा ही नहीं हुआ था। तो रैंडम एक ऐसी चीज है जिसका हमें कोई हमारे इख्तियार में नहीं है और हमें पता भी नहीं है, तो भाई रैंडम को इग्नोर कर दो, रैंडम की बात ही ना करो। क्योंकि रैंडम को आप मैं कैसे फोरकास्ट करूं, मुझे क्या पता कि दुनिया में कल कौन सा जलजला आ जाना है, तो रैंडम छोड़ दो। इसके बाद सी साइकिल, ये बड़ा लॉन्ग पीरियड है और ये भी काफी हद तक अनप्रिडिक्टेड है, इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। कभी कभी 2-3 साल का साइकिल आ जाता है, कभी 4-5 साल का इकोनॉमिक साइकिल टर्नओवर होता है, तो इसको भी छोड़ दो। तो हमने ये कहा कि यार अगरचे हमारे पास ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को या हमारी फोरकास्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो ये 2 फैक्टर्स हैं सी और आर, इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम इन दोनों को फोरकास्ट नहीं कर सकते और हमारा फोकस रहेगा इन 2 के ऊपर, एक ट्रेंड और एक सीजनल वेरिएशन। तो हमने यहां से साइकिल को भी निकाल दिया, रैंडम को भी निकाल दिया और हमने कहा कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है ओवरऑल तो हमारा ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये हमारी एवरेज लाइन है। याद रखना कि ट्रेंड लाइन जो होती है ये एवरेज लाइन होती है, दरमियान में से गुजर रही है, एक्चुअल वैल्यूज इसके ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है ना। अब अगर आपने ट्रेंड को फॉरवर्ड किया यहां पर, तो अब हुआ ये कि ट्रेंड लाइन तो इधर थी। अब समझ लो इस बात को, मैं भी आपको टॉपिक समझाया नहीं है, मैंने अभी तक ये टाइम सीरीज को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, असल में टॉपिक इसके बाद शुरू होना है, लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छा दे दूं तो फिर आगे भी समझ आ जाएगा। देखो आपके पास ट्रेंड तो यहां पे ये एवरेज है, लेकिन आपके पास एक्चुअल नंबर इस जगह पर है, एक्चुअल वैल्यू इस जगह पर है, एवरेज वैल्यू ट्रेंड तो इधर है, लेकिन यहां पे एक्चुअल वैल्यू नीचे है। तो इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू जो कि ट्रेंड है और एक्चुअल में फर्क आ रहा है, और ये फर्क सीजन्स की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं अपने इस ट्रेंड लाइन को इंपैक्ट करूं और कहूं कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ट्रेंड वैल्यू की ये वैल्यू है, ये तो ट्रेंड है ना, ये तो एवरेज है, मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। तो अब हो सकता है कि ये यहां से चले जाएगी ऐसे, तो मुझे ये वाला वैल्यू ढूंढनी है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर यहां पे सीजन की वजह से एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड से ज्यादा होगी या कम होगी, ये काम है। क्योंकि ट्रेंड को तो निकालना बहुत आसान है, ट्रेंड तो आपने पिछले कई मेथड से निकाल ही लिया और फिर इसको आगे बढ़ाना भी बहुत आसान है। लेकिन आपने अभी तक ये कहा था लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप यहां तक ट्रेंड बनाते थे और फिर आपने कहा इसको फोरकास्ट करके एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉप करके तो वैल्यू ढूंढ लूंगा। लेकिन मैंने बोला कि यार ये जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो ना, ये तो एवरेज है, रियलिटी में तो वैल्यू सीजन की वजह से या ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। तो हमें ये वेरिएशन ढूंढनी है, इसको हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। कि अगर मेरी एवरेज वैल्यू 100 हो तो मेरी एक्चुअल वैल्यू 100 से ज्यादा होगी या 100 से कम होगी, और अगर 100 से ज्यादा होगी तो कितनी होगी, और अगर 100 से कम होगी तो कितनी होगी। टाइम सीरीज में हमने ये करना है। तो टाइम सीरीज मेथड में आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो वो जो एवरेज ट्रेंड लाइन, और फिर आपने देखना है कि एवरेज ट्रेंड लाइन के ऊपर सीजनल वेरिएशंस कितनी हैं और वो किस पीरियड में आती हैं, क्वार्टर में, 1 में, मंथ 1 में, 2 में, जनवरी में, फरवरी में। मुझे पता होना चाहिए कि जनवरी में मेरी सेल ड्रॉप होनी ही होनी है। मेरी अगर एवरेज सेल 1000 हो तो जनवरी के महीने में ये 70% कम हो जाती है। एवरेज 1000 हो भी तो जनवरी में 700 हो जाएगी, क्योंकि जनवरी में सेल में 30% का ड्रॉप आता ही आता है। तो मुझे ये ढूंढना है 70%, जो कि मेरी सीजनल वेरिएशन है। मेरी एवरेज सेल 100 हो, लेकिन जून के महीने में मेरी सेल हमेशा 40% ज्यादा होती है, तो 100 हो भी, 1000 हो भी, तो जून में जाते हुए ये 1400 हो जाएगी।
क्योंकि इस पे 40% सीजनल वेरिएशन लगनी है। तो ये हमारा टॉपिक है। यहां तक कुछ पूछना है आपने तो पूछ लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि ये टी को और एस को हमने कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे करना है। दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं कि हमारे पास दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है। एक तो हमने ये कहा कि एक वेरिएबल नहीं होगा, कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। वो सारे फैक्टर्स को सम अप करके हमने सीजन्स के तौर पे रख दिया। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि डेटा का जो पास डेटा उसको कैसे यूज करना है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज है। यहां से स्टार्ट करते हैं। We will begin by looking at how to find the trend in a time series. Trend values can be determined by a process of moving averages. ये moving averages क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। Look at these monthly sales figure. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपकी सेल्स 200 से बढ़ के 400 हो गई, 400 से फिर बढ़ के 320 चली गई, फिर दिसंबर में 1460 चली गई। देखो सेल कैसे बढ़ी। तो अब जनवरी में क्या होगी। अब एक तो ज़हन में ख्याल आता है कि यार जनवरी में भी कोई बहुत बड़ा सेल्स का नंबर होगा, लेकिन फिर कहता है इट इज सीन दैट बिजनेस एक्सपैंड रैपिडली, बट व्हेन यू नो दैट इट इज अ क्रिसमस and card manufacturer, Christmas card manufacturer, then you see immediately that the January sales will no doubt drop down. सीजन की बात है ना, क्योंकि आप क्रिसमस कार्ड कंपनी हो तो जाहिर सी बात है क्रिसमस के कार्ड दिसंबर में तो बहुत बिकेंगे, लेकिन जनवरी में तो कोई किसी को क्रिसमस कार्ड नहीं बेच रहा। तो जनवरी में हो सकता है आपकी सेल 200 पे आके गिर जाए। तो ये सीजनल इंपैक्ट है, तो आपको ये देखना है बिजनेस में। ये मूविंग एवरेज से क्या मुराद है। देखिए हमने एक चीज को मूविंग एवरेज से मुराद ये है कि आप कोई डेटा लेते हैं और उस डेटा को, ये 4 पीरियड है, 4 पीरियड है, तो इसको मैं कहता हूं 4 पीरियड मूविंग एवरेज। 4 पीरियड, ये 4 पीरियड की एवरेज ली गई है असल में, तो अभी मूविंग नहीं है, एवरेज की बात ही कर रहा हूं। 120 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 70 जो भी टोटल आएगा उसको 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 115 आ जाता है। ये एक एवरेज पॉइंट है, और ये एवरेज पॉइंट यहाँ पे दरमियान में कहीं पे आ रहा है। इस स्लाइड को आप इग्नोर कर दो, असल में तो समझाने का काम इसके बाद कराऊंगा। देखिए ये पिछले वाली स्लाइड को इग्नोर कर दो क्योंकि समझाऊंगा इधर मैं खुद ही, उसको छोड़ दो। देखो मैंने आपसे ये पहले बात की थी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 2010 का, और हमारे पास पड़ा हुआ है 2011 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का, और आई डोंट नो 2020 का, मिसाल के तौर पे ये बीच में भी है, 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारी सेल 100 थी, फिर हमारी सेल बढ़ के 150 हो गई, फिर हमारी सेल 180 हो गई, फिर हमारी सेल 220 थी, यहाँ पे 260 थी, आई डोंट नो, यहाँ पे 290 हो गई, यहाँ पे 340 हो गई, यहाँ पे भी कुछ ऐसे चलते चलते यहाँ पे 450 हो गई। 2011 से 2020 तक 10 साल बनते हैं। अब मैंने आपसे कहा यार एवरेज सेल कितनी है, तो आपने इन सबको ऐड किया और आपने कहा जी इन 10 सालों का जो टोटल बनता है, मिसाल के तौर पे वो बनता है आई डोंट नो 390, 3900, और आपने इसको 10 पे डिवाइड किया, तो आपके पास जो जवाब आएगा ना वो 390 आएगा। और आपने कहा ये 2021 में सेल 390 होगी। अब ये 390 तो कोई अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी सेल बढ़ रही है, लेकिन एवरेज आपकी 390 आ रही है। पता है ये एवरेज 390 क्यों आ रही है। एवरेज 390 इसलिए आ रही है कि इसमें 2011 का ये 150 शामिल है। इस साल तो हमने कंपनी शुरू की थी ना, तो हमने इस 3900 के टोटल में ये 150 इंक्लूडेड है, ये 180 भी इंक्लूडेड है, ये 220 भी इंक्लूडेड है। और ये तो इतना पुराना डेटा है, अब तो हम कभी एक्सपेक्ट करते ही नहीं कि हमारी सेल 150 हो, हमारी तो सेल ऊपर ही ऊपर जा रही है। लेकिन जब हमने ये एवरेज निकाली है ना, तो इस एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ ऐसे नंबर इसमें शामिल कर दिए जिनको आप नॉन रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स कहते हैं। ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं। इससे मुराद ये कि ये नंबर हमारे लिए अब नॉन रिप्रेजेंटेटिव,
रेलेवेंट नहीं रहे, ये तो इतना पुराना डेटा है। आप 2021 की सेल को प्रिडिक्ट करने के लिए 2010 की सेल के ऊपर बेस कर रहे हो, जो कि सेल अब कभी होती ही नहीं है पिछले 10 साल में। हमारा तो रेवेन्यू अब 340 400 के चक्कर में है यार। अब तो मुझे कोई नंबर दो 400 450 के आसपास, 150 को बीच में क्यों शामिल कर लिया? हमने एक तो हमने ये कहा कि यार हमें पास्ट का डेटा चाहिए, 2-3 साल का नहीं उठाऊंगा, रिलायबल होने के लिए बहुत ज्यादा उठाऊंगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा डेटा उठाया, क्योंकि अगर मैं कहूं 2 नंबर्स की एवरेज निकाल लो, तो 2 नंबर्स की एवरेज बाज दफा कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज हो जाती है बाज दफा, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा तो ये है कि यार अगर आपने किसी क्रिकेटर को मिसाल के तौर पे देखना है तो उसकी 10 गेम्स देखोगे ना, तो फिर ही कहोगे एवरेज इतनी बनती है। 2 गेम्स की एवरेज निकालोगे, हो सकता है उसने उन 2 दिनों में बड़ा अच्छा खेला हुआ हो, तो एवरेज एकदम ऊपर चली जाएगी। तो जब भी आप एवरेजेस वगैरह निकालते हो तो कोशिश करते हो कि डेटा ज्यादा हो, ताकि रिलायबल हो। लेकिन जब आप डेटा ज्यादा लेते हो तो उसमें फिर ये वाला एक अलहदा से एक मुसीबत पड़ जाती है कि यार ये ज्यादा डेटा के अंदर ये वाला नंबर शामिल है, और ये तो बड़े ही पुराने नंबर है, ये तो अब नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो गए हुए हैं, ये तो इररेलेवेंट हो गए हुए हैं। तो ये एक तो मेरा जेल में आइडिया है कि मुझे डेटा ज्यादा उठाना है, लेकिन डेटा ज्यादा उठाते हुए प्रॉब्लम ये आ रही है कि पुराना डेटा आ जाता है, और पुराना डेटा की बेस पे इस 150 की बेस पे जब मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा, तो ये एवरेज 390 आई है, जो कि इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। कैसे 390 यार, ये तो ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे क्यों आ गया? तो फिर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसको हम कहेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम कैसे करते हैं कि हम पिछले कुछ डेटा को इग्नोर करते हैं, अगले को ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पहला डेटा 100 था, दूसरा 120 था, और तीसरा 150 था, चौथा 180 था, फिर मेरे पास 210 था, फिर मेरे पास 240 था। तो मैं कर रहा हूं 3 years मूविंग एवरेज। क्या करूंगा? 3 years मूविंग एवरेज, यानी पहले 3 साल को पकड़ूंगा, इनका टोटल करूंगा। ये कितना बनता है? 100 120 220 प्लस 150 370, और 370 को 3 पे डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 100, और 370 बनता है ना, 270 370, 370 को 3 पे डिवाइड करूंगा, 125। तो 370 को 3 पे डिवाइड करो, क्या बनता है यार, मेरा तो दिमाग ही रुक गया है। 370 को 3 पे डिवाइड करो, 123। तो ये 123 एवरेज है किन नंबरों की? इन 3 नंबरों की। तो इसके दरमियान में यहां पे जाके मैं 123 लिख दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो पहले वाला एक नंबर था ना, इसको इग्नोर कर दूंगा, अगले 3 ले लूंगा। पिछले वाले को इग्नोर कर दिया, और एक वहां से एक माइनस करा दिया, यहां से एक ऐड करा दिया। अब ये 120 और 180, 300, 300 प्लस 150 450, 450 डिवाइडेड बाई 3, ये 150 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले को माइनस करा दूंगा, इस वाले को ऐड करा दूंगा, तो अब मैं ये वाले नंबर ले रहा हूं। एक एक साल पीछे से माइनस करा रहा हूं, एक एक साल आगे से ऐड करा रहा हूं। तो ये 150 180 210, 150 180 हो गया, 330 210 510, 510 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 510 को आई थिंक 170 बनेगा। तो ये एवरेज आ गई 170। तो मूविंग एवरेज के मेथड में अगर मैंने कहा 3 years मूविंग एवरेज, तो आपने 3 साल लेने हैं, लेकिन हर दफा पिछले वाले को एक को माइनस करा देना, अगले वाले को ऐड करा देना। जैसे अब अगली दफा अगर मुझे जाना हो, तो मैं फिर इसके बाद यहां से ये वाले 3 लूंगा, पिछले वाले इग्नोर कर दूंगा। तो क्या हो रहा है कि मैं एवरेज तो निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी एवरेज जो है वो रिसेंट डेटा की बेस पे आ रही है, इसमें पुराना डेटा शामिल नहीं है। तो आप 180 220 और 240 की एवरेज निकाल लो, वो जो भी आएगी मिसाल के तौर पे 190 आ जाएगी। तो इस मेथड को आप कहते हैं मूविंग एवरेज मेथड। यहां तक समझ आया? यस सर। अच्छा, कर क्या रहे हो कि वैल्यू मिडिल में रख रहे हो? कर क्या रहे हो? क्योंकि जब आपने इन 3 सालों की एवरेज निकाली, तो ये ईयर 1 था, ईयर 2 था, ईयर 3 था, और जो एवरेज निकाली वो आपने दरमियान वाली वैल्यू के सामने रखी, ईयर 2 के सामने रखी, फिर अगली वाली वैल्यू आपने ईयर 3 के सामने रखी, मिडल में।
तो यहां तक तो ठीक था, 3 इयर्स मूविंग एवरेज। अब अगर मेरे पास यही डेटा मौजूद है, और मैं आपसे कहता हूं कि 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, क्या निकालो? 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए मुझे इन 4 सालों को टोटल करना है और फिर उनकी एवरेज निकालनी है। ये कितना बनेगा? 180, 300, 400, 540। 540 को मैंने 4 पे डिवाइड करना है। 540 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो जवाब आएगा 135। अब इस 135 को मैं कहां लिखूं यार? मिडल में लिखना है। इसका मिडल क्या बनेगा? अब ये तो 4 पीरियड्स है ना, 4 ईयर्स हैं, 1 2 3 4, और 135 एवरेज आ गई है क्योंकि 540 डिवाइडेड बाय 4, 135 एवरेज आ गई। इस 135 को मिडल में लिखना है। वो मिडल किधर बनता है? वो मिडल बनता है एग्जैक्टली इधर, ये, क्योंकि ये दोनों के, ये 2 मिडल नहीं बनता, ये 3 भी मिडल नहीं बनता, मिडल बनता है ये 2.5। तो मुझे 135 इधर लिखना है। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर के सामने नहीं आ रहा। अब मैं कहूं कि 135 कौन से साल की एवरेज है, कहां पे लिखोगे? 2 के सामने या 3 के सामने? तो कहते हो नहीं जी 2 और 3 के दरमियान में। तो दरमियान में तो कोई चीज नहीं होती ना। एनीवेज, फिर आपने 4 ईयर्स को अगले साल में बनाना है। अगले साल में बनाने के लिए 120, 140, 180 और 210 को ऐड करोगे, 4 पे डिवाइड करोगे, मिसाल के तौर पे नंबर आ गया 150। तो अब ये वाला डेटा पड़ा हुआ है, ये 4 साल, इनके दरमियान में कहां रखोगे? इधर रखोगे। तो ये आ जाएगा मिसाल के तौर पे 150। तो अब ये मूविंग एवरेज तो मैंने बना दी, 4 ईयर मूविंग एवरेज तो मैंने बना दी, लेकिन ये मूविंग एवरेज का एक प्रॉब्लम आया कि ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सामने नहीं आ रहे। होने तो टाइम पीरियड के सामने चाहिए, तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूं मूविंग एवरेज ऑफ मूविंग एवरेज। यानी इन मूविंग एवरेज का भी एवरेज निकालूंगा। मिसाल के तौर पे 135 और 150 को टोटल करूंगा तो ये बनेगा 285, और 285 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 142.5। अब ये 142.5 कहां है? इन दोनों के दरमियान में, यानी इधर। तो अब जब इसको मैं इसके दरमियान में रखूंगा तो देखो कि ये एग्जैक्टली इसके दरमियान आ गया। अब ये एक ईयर के सामने आ गया है, ईयर नंबर 3 के सामने आ गया ये नंबर। तो ये समझ आई कि अगर मुझे 3 इयर्स मूविंग एवरेज यानी कोई ऑड नंबर हो, 3 ईयर या 5 ईयर, फिर तो मैं एक ही स्टेप में मूविंग एवरेज निकाल लेता हूं। लेकिन अगर इवन नंबर की मूविंग एवरेज निकालनी हो, 4 साल की या 6 साल की, तो जब मैं उसकी एवरेज निकालूंगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सामने नहीं आएगा। नतीजे में मुझे दोबारा एक दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज ऑफ मूविंग एवरेज, ताकि मकसद उसका यही है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सामने लोकेट कर दिया जाए। तो अगर तो आपको एग्जाम में 3 साल की मूविंग एवरेज आती है तो आपकी जान आसान, एक ही स्टेप में मूविंग एवरेज निकाल लोगे। लेकिन अगर इवन नंबर आ जाता है 4 साल का तो फिर आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले मूविंग एवरेज निकालोगे और फिर मूविंग एवरेज को सेंटर में करोगे। इसको असल में मूविंग एवरेज ऑफ मूविंग एवरेज भी कहते हैं और इसको सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी कहते हैं। सेंटर्ड मूविंग एवरेज के ये दरमियान में लेके आ रहा हूं। यहां तक समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं, मूविंग एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये मूविंग एवरेज ही मेरा ट्रेंड लाइन बनेगी। वो जो ये नंबर है ना, ये जो 135, 150 ये नंबर बन रहे हैं, ये असल में मेरे ट्रेंड लाइन बनेगी। यानी ट्रेंड लाइन एवरेज होती है और एवरेज ये होती है। तो ये नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अपने ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इकट्ठे, और उस एग्जाम्पल के बाद ये आपको इंशाल्लाह टॉपिक समझ आ जाएगा। अभी तक तो मैंने आपको डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस में समझाया है, अब मैं सारे को इकट्ठा करके एक एग्जाम्पल में इसमें आपको एक्यूमुलेट करके पूरा समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दिया हुआ है पीरियड, ये ईयर 1 है, इसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4, ईयर 2, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, ईयर 3, और हमें ये पास्ट का डेटा है, ठीक है। और हमें इस पास्ट के डेटा की बेस पर ये फिगर्स अवेलेबल है। अब नंबर्स को देखो, क्वार्टर 1 18, 60, 90, 102 बढ़ रहा है, लास्ट क्वार्टर बढ़ा है।
लेकिन फिर जब क्वार्टर अगले साल में क्वार्टर 1 पे गए तो दोबारा नीचे गिर गया, और फिर लेकिन 18 तक नीचे नहीं आया, 30 से स्टार्ट हुआ है, 30, 72, 19, 99, 120, फिर क्वार्टर 3। तो मुझे असल में ये नजर ऐसे आ रहा है, ये ऊपर जाता है चौथे क्वार्टर में, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाना शुरू करता है, ऊपर जाना शुरू करता है, फिर नीचे गिरता है। लेकिन ये यहाँ पे 18 है, यहाँ पे ये क्वार्टर 1 30 है, यहाँ पे ये जब नीचे गिरा है तो ये क्वार्टर 1 36 है, और फिर ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की फिगर लग रही है। अगर मैं इसको अपने जेन में इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये मुझे ऐसे नजर आता है, ऊपर जाता है चौथे क्वार्टर तक, ये क्वार्टर 4 है, एकदम से नीचे गिरता है, फिर बढ़ना शुरू होता है क्वार्टर 4 पे मैक्सिमम, फिर नीचे गिरता है। लेकिन जब नीचे गिरता है तो पिछले वाले से ज्यादा ही होता है, जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 36 है। नीचे तो गिरता है लेकिन पीछे वाले से ऊपर ही रहता है, लिहाजा इसकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे ही बनेगी। ये तो मुझे नजर आ रहा है। अब हमें कहा गया कि इसकी 4 पीरियड मूविंग एवरेज लो। ये आपकी वही बदकिस्मती, क्योंकि अगर इवन नंबर आ गया 4 पीरियड तो फिर आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आप 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालोगे और फिर आप उसकी सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालोगे, उसको आपने ट्रेंड लाइन कह देना है। अब देखते हैं, अब इसके बाद मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा, बड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इस लेक्चर पे, लेकिन 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा और आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 पीरियड मूविंग एवरेज, ये 4 पीरियड लिए और इनकी 4 पे डिवाइड किया, और जो वैल्यू आई अगर आप उसको गौर करो तो वो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के दरमियान में लिख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू ना तो क्वार्टर 2 के सामने आ रही है ना 3 के, क्योंकि 4 का जो एवरेज पीरियड बनता है वो यही बनता है, यानी 4 की एवरेज ना तो 2 है ना 3 है, वो दरमियान में आता है। एक इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, और दरमियान में लिखा। ये आपके पास क्वार्टर 1 आ गया, सॉरी पहली मूविंग एवरेज आ गई 4 पीरियड। इसके बाद ये पहले वाले को रिमूव कर दूंगा और आगे से एक ऐड कर दूंगा। 18 को इग्नोर किया है, 30 को ऐड किया है, एवरेज 70.5 आई है, और वो भी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के दरमियान में लिखी गई है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सामने नहीं आ रही। फिर इसी तरीके से 60 को इग्नोर करूंगा, 72 को ऐड करूंगा और फिर एक और कैलकुलेट करूंगा, और ये चलता चला जाऊंगा ऐसे। अगर गौर करो तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के सामने कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, कहने को तो ये एवरेजेस हैं और ये 4 पीरियड की एवरेज है, हम इसको कबूल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के नीचे तो आ नहीं रहा। आपने तो आगे जाके सेल प्रेडिक्ट करनी है क्वार्टर 3 की या क्वार्टर 1 की। मैं आपसे कहूंगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये होगा कि इस डेटा की बेस पर ईयर 4 जो है उसके क्वार्टर 1 की सेल दो। तो भाई तुम्हारे पास जो डेटा है वो किसी क्वार्टर के सामने तो आ ही नहीं रहा, वो तो क्वार्टर्स के दरमियान में आ रहा है। तो तुम्हें चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वार्टर्स के सामने डेटा लेके आना, ताकि अगले साल क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 को फोरकास्ट करो। तो अब हमें करनी है सेंटर मूविंग एवरेज, यानी इन दोनों को टोटल करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा और फिर इसको मिडल में लिखूंगा, इन दोनों के मिडल में। जब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया और लिखा इसके मिडल में, तो इसका मिडल ऑटोमेटिकली इसके सामने ही आ जाता है। तो अब ये वैल्यू क्वार्टर 3 में आ गई है, ये वैल्यू अब क्वार्टर 3 में आ गई है। फिर ऐसे ही इन दोनों को टोटल किया, 2 पे डिवाइड किया और ये वैल्यू क्वार्टर 4 के 10 सामने आ गई, और ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे हो गए ट्रेंड। अब गौर करने की बात अब आ रही है, देखो ये क्या है जी, ये तो एवरेज नंबर है, ये ट्रेंड है और एवरेज है, लेकिन इसी पीरियड में क्वार्टर 3 में एक्चुअल नंबर क्या था, 90 था। एक्चुअल नंबर क्या था, 90 था। तो इसका मतलब है अगर हम अगले क्वार्टर को देखें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू 72 आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है क्वार्टर 4 की 102 आ रही है। यानी अगर मैं ऐसे देखूं, ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे ये 69 है मिसाल के तौर पे, ये 72 है ट्रेंड के ऊपर, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू जा रही है वो ट्रेंड से ऊपर जा रही है, इधर 90 आ रही है, इधर 102 आ रही है। तो ये इसका आपस में डिफरेंस है। तो ये मुझे समझ आ गई कि मेरी एवरेज वैल्यू 69 है, लेकिन इस पीरियड में जो एक्चुअल होती है ना वैल्यू क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, वो ट्रेंड से ऊपर होती है, बिकॉज ऑफ सम सीजनल इंपैक्ट, बिकॉज ऑफ सम सीजनल इंपैक्ट। तो वो जो सीजनल इंपैक्ट है उसको मैं कहता हूं सीजनल वेरिएशन। वो वेरिएशन कैसे निकालूंगा, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ये 90 डिवाइडेड बाय 69, आंसर आता है 1.304। इससे क्या मुराद है, 1.304 से मुराद है कि जो भी तुमने एवरेज निकाली है, एक्चुअल वैल्यू उसके 30% ज्यादा है,
ये 1.304 से अगर मल्टीप्लाई करूं 69 इंटू 1.304 तो ये मुझे देगा 90, यानी ये 1.304 मींस 30.4% ज्यादा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा Q3 जो है उसमें जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो मेरे ट्रेंड से 30% ज्यादा होगी, 30% ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी वेरिएशंस भी निकाल लूंगा। 102 डिवाइडेड बाय 72 के फोर्थ क्वार्टर में एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड वैल्यू से 40% ज्यादा होगी। इसी तरीके से बाकी निकाल लूंगा। अब इसमें देख लो इसमें क्या बना, इसमें बड़ी मजे की सिचुएशन बन गई। मेरे पास एवरेज वैल्यू 74 आ रही है, लेकिन एक्चुअल कितनी आ रही है 30, यानी एक्चुअल वैल्यू मेरी प्रेडिक्टेड ट्रेंड वैल्यू से कि सिर्फ 40% है। यानी अगर मेरे पास ये Q1 है, Q1 में ट्रेंड वैल्यू मिसाल के तौर पे इधर आती हो जो कि 74 है, तो एक्चुअल वैल्यू इसके 40% है, यानी एक्चुअल वैल्यू यहां पे कहीं पर नीचे है, एक्चुअल वैल्यू यहां पे कहीं पर नीचे है। तो मुझे पता चल गया कि Q1 जो है ये मेरा ऑफ सीजन है। Q1 में मेरी सेल एवरेज से कम होती है, Q2 में, Q3 में और Q4 में मेरी सेल एवरेज से ज्यादा होती है। एवरेज सेल तो मेरी 72 है, लेकिन ये एवरेज है, एक्चुअल कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो मुझे अपनी वेरिएशंस पता चल गई। तो ये वेरिएशंस अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आगे जाके प्रिडिक्ट कर लूंगा। मैं कहूंगा यार मेरी अगले साल की जो एवरेज वैल्यू बनती है वो आई डोंट नो 200 बनती है, लेकिन किस क्वार्टर में है, हर क्वार्टर में फर्क होगी। है तो एवरेज 200, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी थर्ड क्वार्टर होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, फर्स्ट क्वार्टर होगा तो वैल्यू इससे कम होगी, बिकॉज ऑफ दैट सीजनल इंपैक्ट। तो ये सीजनल वेरिएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम ये बन गई कि मेरे पास Q3 की इधर एक सीजनल वेरिएशन दी हुई है और Q3 की इधर भी दी हुई है। तो मेरे पास अब दो सीजनल वेरिएशंस आ गई, ये वाली, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो इनमें से किसको पिकअप करूं, किसको मानूं, इसको मानूं या इसको मानूं? इसी तरीके से मेरे पास Q4 को अगर देखूं तो एक तो ये वेरिएशन है और फिर Q4 को देखूं तो दूसरी ये वेरिएशन है। तो अब 417 को मानूं या 429 को मानूं? मेरे पास दो दो सीजनल वेरिएशंस आ गई। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से एवरेज ले लेंगे। ये सीजनल वेरिएशंस यहां पे लिख दी, Q1, 2, 3, 4 की। ईयर 1 में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर जो था वो एम्प्टी था और वैल्यू शुरू होती थी Q3 से, और आखिरी साल में ईयर 3 में थर्ड और फोर्थ आपके पास ब्लैंक है। तो ये सारी वेरिएशंस लिख दी, इन वेरिएशंस को पकड़ के टोटल किया और फिर इनकी एवरेज निकाल दी। 0.402 प्लस 0.409 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.4, 0.9, 1.3, 1.4, टोटल बनेगा इसका 4, टोटल बनेगा इसका 4, तो बराबर हो गया। अब मेरे पास ये क्या हो गई, सीजनल वेरिएशंस हो गई। मुझे पता है कि Q4 0.4 है, यानी जो भी मेरी ट्रेंड लाइन होगी Q1 में एक्चुअल सेल्स इस एवरेज लाइन से 40% नीचे होगा। आप याद करें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हम वो रिग्रेशन में लाइन ऑफ बेस्ट फिट में हमने कहा था हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। यहां पे मिसाल के तौर पे Q1 आता है, एक्सटेंड किया हुआ, तो पॉइंट ये है। तो आप सोचते हो कि क्या मेरी सेल इतनी होगी, जवाब है कि इतनी नहीं होगी, बल्कि इससे नीचे होगी, क्योंकि आपने ये जो भी एवरेज बन रही थी, मिसाल के तौर पे ये एवरेज बनती है 300, तो आपको पता है कि ये ऑफ सीजन है आपका, तो फिर आप इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे। आप कहोगे जी 300 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सेल बनेगी 120, एक्चुअल इसके नीचे आएगी, बिकॉज ऑफ दैट सीजन, बिकॉज ऑफ दैट अदर फैक्टर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और ये ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आपको लेके जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो आप वेरिएशन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। इससे पहले तो आपने यही सोचा हुआ था कि यार लाइफ इज वेरी इजी, यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा, यहां पे Q1 आएगा तो इसको इधर से उठा के कह दूंगा जी ये सेल्स है, फिर यहां पे Q2 आएगा, इसको यहां से उठा के कहूंगा जी ये सेल्स है। आपने सोचा था कि ये मुसलसल बढ़ता ही चला जाएगा, मुसलसल तो नहीं बढ़ता,
कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो आप अब क्या कर रहे हो, आप ये जो ऊपर नीचे की वेरिएशन है इसको प्रेडिक्ट कर रहे हो। आपने सीजनल वेरिएशंस भी कैलकुलेट कर दी, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं, एवरेज ट्रेंड इंक्रीज। अब ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, देखिए आपके पास ट्रेंड की पहली वैल्यू कितनी थी, ट्रेंड की पहली वैल्यू कितनी थी 69, और ट्रेंड की आखिरी वैल्यू कितनी है 91। तो 69 से लेके 91 तक आपने ग्रो किया है। कितने पीरियड में ग्रो किया मेरे भाई, 7 क्वार्टर्स में। 7 क्वार्टर्स में आप इस लेवल पे आए हैं। तो क्वार्टरली इंक्रीज कितना हुआ, हर क्वार्टर में मेरी सेल्स जो है वो 3 पॉइंट्स ऊपर जा रही है। मेरे पास क्वार्टरली इंक्रीज जो है वो 3 है, क्वार्टरली इंक्रीज 3 है। आपको याद होगा आपके पास यहां पर ये ट्रेंड वैल्यू जा रही थी ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ईयर 4 का, मुझे ईयर 4 का अगले साल का Q1 या Q2 की सेल दो, तो आप ट्रेंड यहाँ पे ऐड करोगे ना 3, इसको कह दोगे 94, उसको कह दोगे 97 और वगैरह वगैरह। क्योंकि अगले साल का डेटा बनाना है तो कैसे बनाना है, पिछले के ऊपर ऐड करके बनाऊंगा ना। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास एनुअल इंक्रीज 3 है। तो अब ईयर 4 का Q1 कितना होगा, सवाल ये बनता है। देखिए यहां पर ट्रेंड मल्टीप्लाइड बाय सीजनल वेरिएशन, ये तो हमने पढ़ा ही है, हमें यही करना है। तो यहां पे कितनी वैल्यू बनेगी, 91.88 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये क्यों मैंने लिख दिया, इतना तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ट्रेंड को सीजनल वेरिएशन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 3 इंटू 3 क्या है। देखिए मैं आपको वापस लेके जाता हूं यहां पर। आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास यहां पर ये जो वैल्यू 91 है ये सेकंड क्वार्टर की है। मैंने आपसे वैल्यू मांगी है यहां पर ईयर 4 में Q1 पे। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं बिल्कुल बॉटम पे लिख रहा हूं, लेकिन ये विजिबल है कि नहीं, और ये हमें चाहिए। यस सर। ओके, तो अब ये 91 है, हमें पता चला कि हर ऑन एवरेज क्वार्टर में जो मेरा जो ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है वो 3 से इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज तो मेरे पास है ही नहीं ना। मैं Q1 चौथे साल का बेस कर रहा हूं इस वैल्यू के ऊपर, Q2 के ऊपर। ये 3 और 4 की तो मिसिंग है, तो यहां पे हो जाएगा 94.88, यहां पे हो जाएगा 97.88, और यहां पे हो जाएगा 100.88। तो मुझे पहली दफा 3 दफा 3 3 ऐड करना है। मुझे जब ये Q1 को प्रिडिक्ट करना है, तो क्योंकि इससे पीछे ब्लैंक था, इससे पीछे वैल्यूज तो मौजूद ही नहीं थी 2 क्वार्टर्स की, तो मैंने उनको ऐड कर दिया। मैंने कहा 3 इंटू 3, यानी मुझे 9 ऐड करना है। जब अगले साल का Q2 होगा ना, तो उसमें सिर्फ एक दफा ही 3 ऐड करूंगा, 103 करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 2 एम्प्टी कॉलम्स थे, तो मुझे इन 2 कॉलम्स में भी 3 लगाना है ना, क्योंकि मैं 91 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 91 प्लस 3 94, 94 प्लस 3 97, 97 प्लस 3 90 100। तो ये 100 मेरी ट्रेंड लाइन बनेगी। फिर इसको मैं यहाँ पे इसके जो भी सीजनल वेरिएशन से मल्टीप्लाई करके इसको प्रिडिक्ट कर लूंगा। तो पहली दफा मुझे 3/3 करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसकी वजह आपको समझा दी, क्योंकि दो दो क्वार्टर्स एम्प्टी क्वार्टर्स पड़े हुए थे। ये 91 जो है ये Q4, ये ईयर 3 का आखिरी क्वार्टर नहीं है, ये वैल्यू जो है ये ईयर 3 का सेकंड क्वार्टर है। तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर और फिर उसके अगले के लिए, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास ट्रेंड वैल्यू बन गई 101, 100.88 यानी 101। और Q1 की सीजनल वेरिएशन क्या हमने कैलकुलेट की है, वो हमने ये कैलकुलेट की थी 0.4, Q2 0.9, Q3 1.3, Q4 1.4। तो ये हमने जो भी वैल्यू बनी 100.88, इसको Q1 की सीजनल वेरिएशन 0.4 से, अच्छा इसमें देखो आगे 101, इसके बाद एक एक क्वार्टर ऐड कर रहा हूं, इसके बाद एक एक क्वार्टर ऐड कर रहा हूं। पहली दफा करने पड़े थे क्योंकि पीछे 2 ब्लैंक पड़े हुए थे, और इनको 0.4, 0.9, 0.1.3, 1.4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास एवरेज सेल्स आ जाएगी, यानी सॉरी एक्चुअल। तो आपकी जो अगले साल चौथा साल है, इस चौथे साल की जो ट्रेंड वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यूज, वो ये हैं। हर साल
हर क्वार्टर में ये 3 के इजाफे से बढ़ रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं बढ़ेगा क्योंकि Q1 में ये कम होगा, Q2 में भी ये कम होगा, Q3 में ये ऊपर चला जाएगा, Q4 में ये ऊपर चला जाएगा। Q1 में और Q2 में ये नीचे होगा, और Q3 में और Q4 में ये सीजन की वजह से ऊपर चला जाएगा। देखो इन दोनों में एवरेज से नीचे है और इन दोनों में एवरेज से ऊपर है। तो अब आप कह सकते हैं कि आपने चौथे साल की सेल्स को फोरकास्ट कर लिया और इसमें आपने जो सीजनल वेरिएशन का इंपैक्ट है उसको भी नजर में रख लिया, और वो जो पुराना डेटा था उसको भी फिल्टर आउट कर दिया मूविंग एवरेज की वजह से। तो ये आपका टाइम सीरीज का जवाब आ गया। ईयर 4 की आपने फोरकास्ट सेल्स दे दी है। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रियलिस्टिक है। अगर आपको एक दफा दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो एक दफा दोबारा भी देखिएगा ताकि इसको पूरी तरह से समझें। ये हमारा लास्ट स्लाइड थी आज के टॉपिक की। तो यहाँ पे खत्म होता है फोरकास्ट करने का मेथड, सीजनल वेरिएशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करनी है, ट्रेंड कैसे निकालना है, फिर ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन की मदद से फोरकास्ट सेल्स कैसे निकालनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए।